हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। अब आपके सिलेबस में थर्ड पार्ट जो आपका पॉलिटी में दिया हुआ है दैट इज पंचायती राज। ओके, अब हम देखते हैं भाई पंचायती राज में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज कहते हैं ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस और वैसे भी डेवलपमेंट का जो फोकस रहता है गवर्नमेंट का वो विलेज सेंट्रिक रहता है। तो हम पंचायती राज को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी बहुत अलग से मेंशन किया हुआ है, प्री और मेंस दोनों में। ओके, तो चलो। हाँ, तो पंचायती राज इसको ब्रॉडली लोकल गवर्नेंस में पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंडर सिर्फ पंचायती राज नहीं, आपकी म्युनिसिपल बॉडीज को भी हम इसी हेडिंग के अंदर देखेंगे। तो सिलेबस में इसका मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल फ्रेमवर्क यानी ढांचा जो कि हमारे गांवों की लोकल गवर्नेंस को गवर्न करता है या उससे ताल्लुक रखता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही नहीं समझने हैं, बल्कि प्रैक्टिकली ये सिस्टम कैसे काम करता है ये भी आपको समझना है। ये सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि पंचायती राज हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट 10 सालों में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, कभी किसी पंचायती राज के एक्ट से, कभी इसके शेड्यूल से रिलेटेड, कभी किसी कमिटी से रिलेटेड, कभी इसके फंक्शन से रिलेटेड, कभी डेलीगेशन ऑफ पावर से रिलेटेड, कभी फंडिंग से रिलेटेड, कभी इलेक्शन से रिलेटेड, कभी रिजर्वेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से और ये टॉपिक भी वास्ट है, तो इसमें स्कोप है। ओके, तो इसको अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप अपने खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। अब इसको हमें करंट अफेयर्स से भी लिंक करना है कि अगर कोई रीसेंट अमेंडमेंट हुई है स्टेट पंचायती राज एक्ट्स में, रिजर्वेशन पॉलिसीज में कोई अमेंडमेंट है, जैसे हरियाणा ने कर दिया था कि अगर आप 10th पास नहीं हो तो आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, राजस्थान ने भी शायद कर रखा है। इस तरह की चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ग्राम सभा लेवल पे क्या इनोवेशंस होती हैं, ओके, कौन सी स्कीम्स हैं रूरल डेवलपमेंट की जो पंचायती राज को या पंचायत की तरफ डायरेक्टेड है, जैसे मनरेगा होगी, पीएम आवास योजना होगी, जल जीवन मिशन होगी, ये सब चीजें। अब इसको हमें बाकी पॉलिटी के टॉपिक से भी कनेक्ट करना है, जैसे कि आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो हम जनरली 2 लेवल्स पे सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं, सेंटर एंड स्टेट, बट यहाँ पे थर्ड लेवल और आपका ऐड हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन भी यहाँ पे एक थीम हो जाती है क्योंकि जैसे ही आप एक नया लेवल खोल रहे हो गवर्नेंस का तो पावर्स और ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गई हैं। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन भी अलग से ग्रांट्स यानी पैसे के बारे में बात करता है कि पंचायत के पास ये पैसा सीधा जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बीच में नहीं रहनी चाहिए, मतलब रहनी चाहिए बट ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा दे। फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिससे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिली थी, वो हमें ध्यान से पढ़नी है, उसकी प्रोविजंस ध्यान से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं यानी संविधान में कुछ बदलाव हुए हैं लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड या सोशल जस्टिस से रिलेटेड, वो सब हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें हमें इन डेप्थ क्या-क्या देखना है? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में विलेज असेंबलीज होती थी जिनको हम सभा और समिति कहते थे। चोला पीरियड में आपका उर नाडु इस तरह के कॉन्सेप्ट होते थे। फिर जब ब्रिटिश आए तो लॉर्ड रिपन के टाइम में एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक लॉ आया था जिसको उस टाइम का मैग्ना कार्टा, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी देश आजाद होने के बाद जो कमेटियां बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंघवी, इनकी रिकमेंडेशंस किसने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आपका स्टेटस देने के लिए पंचायती राज को रिकमेंड किया, ये सब हमें रटना है। ओके, रटना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ समझना है, रटना है। फिर
अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरों में जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह होती है, उनका एवोल्यूशन भी हमें पढ़ना है, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर होता है। ओके, तो फिर हम लोकल अब आगे हमको अब आगे हमको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़नी है कि लोकल गवर्नेंस यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत से रिलेटेड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी और फेडरल स्ट्रक्चर में किस तरह ये फिट होता है। ओके, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन-कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेट करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अब इसमें आगे हमें देखना है कि लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें पहले हम देखेंगे पंचायती राज का स्ट्रक्चर कि ये 3 लेवल पे होता है। गाँव के लेवल पे जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, फिर ब्लॉक के लेवल पे हम जिसको पंचायत समिति कहते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। तो हमको जिस ध्यान देना है वो ये है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि मेंबर्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह चुने जाते हैं, टेन्योर यानी कि कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ओके, और वो क्या किन कारणों से वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यानी अपनी इलेक्शन से या अपनी पोस्ट से हाथ धो सकते हैं। इसी तरह हम अर्बन गवर्नेंस में हम देखेंगे कि कैसे बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, छोटे या मीडियम शहरों के लिए आपके म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं और जो ऐसे एरिया होते हैं ना जो आधे गाँव आधे शहर होते हैं उनके लिए नगर पंचायत होती है। फिर इनके बीच में आपकी वार्ड कमिटीज़ बनती हैं, स्पेशल अर्बन बॉडीज़ होती हैं। ऐसे ही जो आर्मी का एरिया होता है वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं या फिर कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं तो वहाँ पे नोटिफाइड एरिया कमेटी बन जाती है। ये सब इसमें हमको तसल्ली से पढ़ना है। फिर हमको इनकी पावर्स, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है कि पंचायत में कैसे 29 सब्जेक्ट्स हैं आपके 11th शेड्यूल में और उसमें क्या-क्या आता है। ऐसे ही आपके म्युनिसिपैलिटीज़ में 18 सब्जेक्ट हैं 12th शेड्यूल में और उसके अंडर क्या-क्या आपका आता है। इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स क्या-क्या हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या-क्या है, यानी कि क्या ये लॉ बना सकते हैं और क्या ये रूल इम्पोज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। फिर आगे हमें करनी है इनके कॉन्टेक्स्ट में पैसे-टके की बात, यानी कि पैसा कहाँ से आता है, सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू फॉर पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। ज कहाँ-कहाँ टैक्स लगा सकते हैं, गवर्नमेंट से क्या-क्या पैसा आता है ग्रांट्स की फॉर्म में, कहाँ पे फीस ले सकते हैं और किस तरह के मतलब जो भी इसका सोर्स है पैसे का, ओके? उसके बाद दूसरी जो हमको इसमें चीज़ देखनी है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है और उसका रोल क्या है? क्या उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो मैंडेटरी हैं या एडवाइज़री हैं? ये सब चीज़ें। और फिर हमें सेंट्रल स्कीम्स पढ़नी है जो कि लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टाइम-टाइम पे आती रहती है, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्मार्ट सिटीज़ मिशंस, ये सब कुछ। उससे आगे हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है रिज़र्वेशन, बिकॉज़ लोकल बॉडीज़ ही हैं जहाँ पे वुमेन को भी रिज़र्वेशन दिया गया है। अभी तो लॉ बना था कि वुमेन को लोकसभा और विधानसभा में भी रिज़र्वेशन मिलेगा, बट अभी वो एनफोर्स नहीं हुआ है। बट यहाँ पे ऑलरेडी एनफोर्स्ड है कि 33 से 50% तक रिज़र्वेशन वुमेन को दिया जाता है। ओके, उसके अलावा एससीज़ एंड एसटीज़ को भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है कि रिज़र्वेशन मिलेगा। ओके, फिर अगर किसी स्टेट ने ओबीसीज़ को भी रिज़र्वेशन दिया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। अगर आपका स्टेट देता है, तो आप अपने स्टेट पीसीएस के लिए देखोगे उसको। अब हम देखेंगे स्टेट के बीच में और इन लोकल बॉडीज़ के बीच में रिलेशन कैसा होता है। जैसे पहले हमने देखा था ना सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होता है। वैसे अब यहाँ देखेंगे हम स्टेट और लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के बीच में कैसा पावर कैसे स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर अपनी यूज़ करती है, कैसे इनको कंट्रोल करती है और इनको कैसे डिसॉल्व करते हैं, यानी किसी का टर्म पूरा होने से पहले ही उसको खत्म कर देना। ये सब चीज़ें और उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे पहले हमने नेशनल इलेक्शन कमीशन देखा था, ऐसे हर स्टेट का भी एक इलेक्शन कमीशन होता है, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, ये ज़्यादा मेंस ओरिएंटेड है, बट इसमें ग्राम सभा का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रास रूट डेवोल्यूशन हो गया है डेमोक्रेसी का, तो ये बन जाता है। ओके, एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और आरटीआई के मतलब इन जनरल प्रोविजंस पता होने चाहिए, बाकी ये मेंस ओरिएंटेड हो जाता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड है।
उसके अलावा जो ऊपर हमने कमिटीज़ देखी बलवंत राय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी वो तो हैं ही। पुंछी कमीशन या किसी और ऐसी कमिटीज़ में भी अगर पंचायती राज को दे लेके या लोकल गवर्नेंस को लेके कोई रिकमेंडेशंस दी हैं, तो वो आपको पढ़नी है, आपके नोट्स में वो होनी चाहिए। ऐसे ही सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स कमिटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। ओके, तो ये था आपका लोकल गवर्नेंस। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।